हेलो स्टूडेंट्स, बच्चू सिंह आईएएस अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसके बारे में इंडियन पॉलिटी इसका इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें आज प्रेसिडेंट, पीएम, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग के बारे में हम पढ़ेंगे। इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपको हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले राष्ट्रपति थे जो 1950 से लेकर 1962 तक रहे थे। इनके बारे में फैक्ट मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इनका सन और राष्ट्रपति का नाम बताते हुए चलते हैं। उसके बाद में आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब रहे थे? ये रहे थे 1962 से 1967। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब रहे थे? 1967 से 1969 तक। उसके बाद में है डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद में वेंकटगिरी रहे थे 1969 से 1969। कार्यवाहक इन्होंने पद संभाला था वेंकटगिरी ने। और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह भी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं दोनों ही। तो ये न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। उसके बाद में आता है वेंकटगिरी 1969 से लेकर के और 1974 तक। कितने? 1974 तक रहे हैं। इसके बाद में आता है फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो 1974 से 1977 और बीडी जत्ती भी 1977 से 1977 रहे हैं, कार्यवाहक रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी है जो रहे 1977 से 1982। ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1977। यानी वेंकटगिरी कब रहे? 1969 से 1974। फखरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल रहा है 1974 से 1977। बीडी जत्ती का कार्यकाल रहा है 1977 से 1977। नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल रहा है 1977 से 1982। ज्ञानी जैल सिंह का रहा है 1982 से 1987। आर वेंकटरमन का रहा है 1987 से 1992। अब उसके बाद में आर वेंकटरमन के बाद में आप देखते हैं कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है 1992 से 1997। के आर नारायणन 1997 से 2000। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017। यानी 1982 से 1987 का जो कार्यकाल ज्ञानी जैल सिंह का रहा था, 1987 से 92 का कार्यकाल आर वेंकटरमन का रहा था। 92 से लेकर के 1987 से 92, फिर 92 से 97 का शंकर दयाल शर्मा का, 97 से 2002 का के आर नारायण का, 2002 से लेकर 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 रही हैं। पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं ये देश की। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017 के बाद में रहे हैं। रामनाथ कोविंद जो 2022 तक इनका कार्यकाल है। कितना कार्यकाल इनका? 2022 तक कार्यकाल है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं इनके बारे में कि डॉक्टर जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन का पद पर रहते हुए निधन हो गया था। यानी जिनका वे राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था उनमें हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। कौन कौन से? एक तो ये जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, ये दो हैं। इनका पद पर रहते हुए, किस पर? पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था। ये दो राष्ट्रपति हैं, ये याद कर लेना आपको। दूसरा है कि वेंकटगिरी, हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती, ये तीन क्या रहे? कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। वेंकटगिरी एक तो है, हिदायतुल्लाह और बीडी जत्ती ये क्या रहे? कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। तो इनका आपको ध्यान रख लेना है। वीवी गिरी रहे थे 1969 में। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह वो भी 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। बीडी जत्ती 1977 में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। यानी अगर वेंकटगिरी की बात की जाए तो वीवी गिरी बोलते हैं वेंकटगिरी को, तो यह है 1969 में। हिदायतुल्लाह है न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तो 1969 में ये रहे हैं। इनकी बात की जाए बीडी जत्ती, तो बीडी जत्ती 1977 में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है। तो इसके बाद में आप देखोगे
तो अगला है सबसे लंबे समय तक जो राष्ट्रपति पद पर कार्यरत रहे हैं वो रहे हैं सबसे लंबे समय तक केवल 2 ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरे किए हैं लंबे समय तक। एक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। प्रसाद जी ने कितने कार्यकाल पूरे किए हैं? 2 कार्यकाल पूरे किए हैं इन्होंने, 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए हैं। ये हो गया। अगला है आपका कि एकमात्र जो निर्विरोध राष्ट्रपति थे वो निर्विरोध राष्ट्रपति एक बात जो निर्विरोध राष्ट्रपति थे निर्विरोध तो निर्विरोध राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे? निर्विरोध एक ही थे, उनका नाम है एन संजीव रेड्डी, यानी एन संजीव रेड्डी। तो ये निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में पूछा जाए, भारत की इंडिया की फर्स्ट लेडीज प्रेसिडेंट, इंडिया फर्स्ट लेडीज प्रेसिडेंट कौन है? प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, ये याद रख लेना है वैसे इसमें। अगला है थोड़ी सी इसके बारे में और जानकारी बता देते हैं। 1969 में, यानी 1969 में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी और न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूँ। वीवी गिरी 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। वीवी गिरी क्या हुए थे? 2 बार निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। जबकि न्यायमूर्ति जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति जो बने थे, सबसे कम समय का कार्यकाल रहा था उनका। कितना कार्यकाल रहा था? मात्र 35 दिन का, मात्र 35 दिन का उनका कार्यकाल रहा था न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह का। और जो इसके बाद जो बीडी जत्ती 1977 रहे थे वो रहे थे फ़खरुद्दीन जो अली अहमद थे, वो फ़खरुद्दीन अली अहमद के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी पद पर रहते हुए, तो ये बीडी जत्ती इस पर कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो प्रधानमंत्री के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कौन कौन से शुरू से रहे? जवाहरलाल नेहरू सबसे हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माने जाते हैं। कौन से? जवाहरलाल नेहरू। कौन से? भारत के प्रथम पीएम हैं। इनका कार्यकाल देखा जाए तो 1947 से लेकर के 1964 तक। कब है इनका कार्यकाल? 1947 से लेकर के 1964 है। ये हो गया। और इनका पद पर रहते हुए ही निधन हो गया था। दूसरा है गुलजारी लाल नंदा, यानी गुलजारी लाल नंदा। तो गुलजारी लाल नंदा हैं, ये इनका कार्यकाल रहा है गुलजारी लाल 1964 से 1964 में ये रहे थे। उसके बाद 1966 से 1966 ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया है। गुलजारी लाल नंदा ने 1964 में और 1966 में दोनों ही टाइम किसका नेतृत्व किया? कार्यवाहक राष्ट्रपति का इन्होंने कार्यभार संभाला था। ये प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे। क्या थे? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी माने जाते हैं। और इधर नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है। अगला है ये लाल बहादुर शास्त्री। ये रहे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल रहा है वो 1964 से लेके 1966। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर गुलजारी लाल नंदा आए थे दूसरे नंबर पे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने 1964 से 1966। ताशकंद समझौता आपको याद ही है। तो ताशकंद के दौरान इनको हार्ट अटैक की शिकायत आ गई थी, ऐसा कहा जाता है। हालांकि अभी कोई प्रूफ नहीं है कि इनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है। और इनके निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा को दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसके बाद में बनी थी इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ये इंदिरा गांधी उस समय राज्यसभा सदस्य थी, तो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इनको 1966 से 1977 तक फिर ये रही थी। ये क्या राज्यसभा सदस्य थी शुरू में, जो ये 1967 में ये निर्वाचित हुई थी इंदिरा गांधी। ये उस समय राज्यसभा की सदस्य थी और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी हैं ये। और प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री के नाम से किन्हें जाना जाता है, किनका नाम आता है? तो इंदिरा गांधी का नाम आता है। उसके बाद में बने थे 1977 से लेकर के 1979 तक। यानी कौन बने थे? मोरारजी जी देसाई। कौन? मोरारजी जी देसाई बने थे। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह बने थे 1979 से 80 तक। यानी
79 से लेकर के और 79 से 80 तक। उसके बाद में इंदिरा गांधी, वापस से फिर इंदिरा गांधी बनी थी। ये इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया था 1975 में। इस कारण की सरकार गिर गई थी, तो चौधरी मोरारजी देसाई की सरकार आई। फिर उसके बाद में इनको भी त्याग पत्र देना पड़ा। फिर उसके बाद में चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने। उसके बाद फिर चुनाव हुए थे, इंदिरा गांधी वापस से प्रधानमंत्री बनी 1900। फिर ये प्रचंड बहुमत आया था इनका। तो फिर 19 तक ये रहे। और ये कहा जाता है कि राजीव गांधी के समय में कांग्रेस ने रिकॉर्ड तोड़ बहुमत प्राप्त किया था उस समय। इनकी सिंपैथी, इंदिरा गांधी की भी सिंपैथी थी, इसलिए राजीव गांधी को इतना प्रचंड बहुमत हासिल हुआ था कांग्रेस को उस समय। अगला जो प्रधानमंत्री बनाया गया था पीएम, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को बनाया गया था, वीपी से लेकर के। और 1900 ये 92 तक रहे थे, सॉरी 1989 से 1990 तक ये वीपी सिंह प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद में वीपी सिंह के बाद में वीपी सिंह रहे 1989 से 1990 तक। फिर उसके ये उथल पुथल वाली सरकार रही थी 1992 तक। चंद्रशेखर, पीवी नरसिंह राव, विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 से लेकर 90। चंद्रशेखर फिर 90 से लेकर के 91 रहे। पीवी नरसिंह राव 91 से 96 से लेकर के रहे थे। यानी आप देखिए 89 के बाद में प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह, है ना। वीपी सिंह के बाद में फिर चंद्रशेखर, उसके बाद में नरसिंह राव। फिर इन्होंने अपनी सरकार चलाई थी 5 साल बड़ी मुश्किल से। फिर उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी आए। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 16 दिन के लिए रहे थे, कहीं 13 दिन कहीं 16 दिन है, तो 16 दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी रहे थे। उसके बाद में प्रधानमंत्री उसके बाद में एच डी देवगौड़ा आए। एच डी देवगौड़ा 1996-97। फिर उथल पुथल वाली सरकार आ गई थी पीवी नरसिंह राव के बाद में। तो पहले अटल बिहारी वाजपेयी, फिर एच डी देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल बने 1997 से लेकर 1998 तक। फिर अटल बिहारी वाजपेयी वापस से 1998 से 1999 तक बने। उथल पुथल वाली सरकार रही उसके बाद में भी। अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके बाद फिर अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा चुन करके आए थे। उसके बाद में 1998 से 99, फिर 99 से लेकर के वो 2004 तक भारत के पीएम रहे थे। ये राज्यसभा सदस्य थे ये भी देवगौड़ा, और ये हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। उसके बाद में 2004 से लेकर के 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला था। कब तक संभाला था? 2004 से लेकर के 2014, यानी लगातार 10 साल ये भारत के पीएम रहे हैं, जो राज्यसभा सदस्य रहे। दोनों बार ये क्या रहे थे? राज्यसभा सदस्य ही बने रहे। उसके बाद में आए चौंकाने वाले नरेंद्र मोदी, एक अलग ही लीग सेट करके दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसा कार्यकाल इनका आया था नरेंद्र मोदी के, जो पूर्ण रूप से इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है। पहला ये 2014 में आए, 2019 के बाद में फिर इनकी दोबारा सरकार बनी, और वर्तमान में ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। कौन? नरेंद्र मोदी। अभी का क्वेश्चन पूछा जाए, अभी तक टोटल पीएम कितने हैं? 15। कितने टोटल पीएम? 15 हैं। एक इनमें से सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है, आपको मैं बता देता हूँ। जैसे अगर पूछा जाता है कि इसके बारे में, ताशकंद में कौन से प्रधानमंत्री थे जो ताशकंद विदेश में मरे थे, तो विदेश में मरने वाले या ताशकंद में मरे थे, अफगानिस्तान में है, तो वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। अगर पूछा जाए सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री के बारे में, और प्रथम गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने थे, वो थे मोरारजी जी देसाई बने थे। इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। तो उसके बाद इन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और कभी भी लोकसभा का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री हैं तो वो हैं चौधरी चरण सिंह, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया था, अर्थात ही कभी लोकसभा ही नहीं गए, संसद ही नहीं गए। अगर सबसे कम आयु प्रधानमंत्री राजीव गांधी का, किसका नाम आता है? कि यादव, पीवी नरसिंह राव, यानी पीवी नरसिम्हा राव आ जाता है। और न्यूनतम अवधि के प्रधानमंत्री जो बने हैं वो बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी, यानी जो अटल बिहारी वाजपेयी जो बने हैं वो ये
16 दिन नहीं है, ये 13 दिन है। कितना? 13 दिन की सरकार रही थी इनकी, तो इसको 13 दिन कर लेना, ये 16 दिन नहीं है, ये 13 दिन है इसको। ये हो गया। लोकसभा में हारने पर त्यागपत्र दे दिया था, वो थे HD देवगौड़ा। ठीक है। और प्रथम अर्थशास्त्री जो थे, इकोनॉमिस्ट, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये इस तरीके से कंप्लीट आपका चैप्टर हो जाता है प्रधानमंत्री का। और एक बात सबसे जो महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली है, आपको ये रखने वाली है कि इंदिरा गांधी HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह ये प्रधानमंत्री बनते समय राज्यसभा के सदस्य रहे। कौन कौन से? इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी रही थी 1966 में, और देवगौड़ा HD देवगौड़ा ये रहे थे 1996 में, वो 1966 में, ये 1996 में। और मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह रहे थे 2004 में भी और 2009 में भी। ये राज्यसभा के किसके सदस्य रहे थे? राज्यसभा के सदस्य रहे थे। ये यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संसद की प्रमुख समितियाँ। अब संसद के बारे में हम पढ़ते हैं कि संसद के बारे में, तो ये देखिए संसद की प्रमुख समितियाँ, कमेटी। संसद की 2 समिति होती हैं, एक तो होती है स्थायी समिति और एक होती है अस्थायी समिति। स्थायी समिति को बोलते हैं स्टैंडिंग कमेटी, है ना? क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग कमेटी। और दूसरी होती है अस्थायी समिति, यानी तदर्थ समिति, यानी ये हो गई स्थायी और अस्थायी 2 हो गई। अब स्थायी समिति की बात की जाए तो स्थायी समिति में लोक लेखा समिति होती है पहली, दूसरी होती है प्राक्कलन समिति। पहली होती है लोक लेखा समिति, दूसरी होती है इसमें प्राक्कलन समिति। और अगर बात की जाए तो तीसरी की, तो तीसरी है इसमें लोक उपक्रम समिति। यानी अगर स्थायी समिति की बात की जाए, संसद में 2 प्रकार की समिति बनती हैं ये, एक तो स्थायी एक अस्थायी। स्थायी समिति की बात की जाए तो उसमें पहली है लोक लेखा समिति, दूसरी है प्राक्कलन समिति, तीसरी है लोक उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति में यदि पब्लिक डेप्ट की बात की जाए तो इस पब्लिक डेप्ट में या लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। अगर लोक लेखा समिति में 22 सदस्यों की बात की जाए तो उसमें होते हैं 15 तो होते हैं इनके लोकसभा के और 7 होते हैं राज्यसभा के, यानी 15 + 7 कितने हो गए? 22। यानी 15 + 7 कितने हो? 22। 15 लोकसभा, LS मतलब लोकसभा, RS मतलब राज्यसभा। इसी प्रकार प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा LS मतलब लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से इसमें से कोई सदस्य नहीं चुना जाता है। अगर बात की जाए लोक उपक्रम समिति की तो इसमें 15 सदस्य वही लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इससे इसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार लोक लेखा समिति में होते हैं, इसी प्रकार लोक उपक्रम समिति में भी राज्यसभा और लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, यानी टोटल 22 सदस्य लिए जाते हैं। क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं तथा प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं। अगला, अगर बात की जाए लोक लेखा समिति की, लोक लेखा समिति है जो कैग की रिपोर्ट पर विचार करती है। आपको यहाँ से ऊपर से थोड़ा सा बता देते हैं। लोक लेखा समिति है, वो लोक लेखा समिति क्या करती है? ये लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट पर विचार करती है। प्राक्कलन समिति बजट खर्चों की समीक्षा करती है। लोक उपक्रम समिति वो कैग रिपोर्ट की जांच करती है। यानी कैग की रिपोर्ट पर विचार करना लोक लेखा समिति का काम है, कैग की रिपोर्ट की जांच करना लोक उपक्रम समिति का काम है, बजट खर्चों की समीक्षा करना प्राक्कलन समिति का काम है। अगला है कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्थायी समिति का यदि सदस्य उसको बनाते हैं तो वो स्वतः अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन कोई भी मंत्री को स्थायी समिति का सदस्य नहीं बनाते हैं। फिर विभागीय समितियाँ आ जाती हैं। स्थायी समितियों में भी आ जाती हैं विभागीय समितियाँ। अलग अलग विभाग होते हैं तो उन विभागों में भी समितियाँ बनती है। तो विभागीय समितियाँ अब क्या आ जाता है?
विभागीय समितियाँ, इन विभागीय समितियों में कितने सदस्य होते हैं? टोटल 24 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 24। इन 24 में LS लोकसभा के 16 और राज्यसभा के 8, यानी 16 और 8 24। प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते हैं? मिनिमम 45 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? मिनिमम 45 सदस्य। ये आ गया। कितने आगे सदस्य? मिनिमम 45, यानी मिनिमम 45 सदस्य। एक समिति में 45 सदस्य होते हैं, जबकि टोटल होती हैं 24 समितियाँ। तो आप गुणा कर सकते हो, 24 गुणा 45, इसलिए टोटल सदस्य होते हैं। ये 16 लोकसभा की होती हैं, जबकि राज्यसभा में 8 समितियाँ बनाई जाती हैं। इस समिति में जो 45 सदस्य होते हैं, इसमें भी 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। किसके? लोकसभा के, जो स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं। और जो 15 सदस्य होते हैं 45 सदस्यों में, वो राज्यसभा के होते हैं, जो स्पीकर द्वारा चुने जाते हैं। जब राज्यसभा के स्पीकर है तो वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनेगा, लोकसभा के स्पीकर है तो लोकसभा के सदस्यों को चुनेगा। इस तरीके से ये हो गया आपका। इसके बाद में आप पढ़ोगे ये अस्थायी समिति। यहाँ कौन सी ये समिति आ गई है? अस्थायी। अस्थायी अस्थायी ये अस्थायी समिति है। तो इसमें 2 समिति होती है, एक सलाहकार होती है और एक होती है, एक तो सलाहकार हो गई, दूसरी होती है जांच समिति। इसमें सिर्फ 2 समिति होती है, एक सलाहकार होती है, एक जांच समिति है। वो अस्थायी समिति होती है, उसमें कितने सदस्य कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है। अगला हम पढ़ते हैं संघ राज्य क्षेत्र, यानी यूटीज, जिनको होते हैं टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज स्टेट। यूटीज का मतलब क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज स्टेट, यूनियन टेरिटरीज स्टेट्स, संघ राज्य क्षेत्र। वर्तमान जम्मू कश्मीर लद्दाख के अलावा 7 अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी टोटल कितने? 9। यानी पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, जो कब बना था? 1950 में। दूसरा हो गया दिल्ली, जो कब बना? 1956 में। तीसरा लक्षद्वीप 1956 में बना। दादर नगर हवेली 1961 में। दमन एंड दीव 1962 में। पुदुचेरी 1966 में। चंडीगढ़ 1966 में। जम्मू कश्मीर 2019 और लद्दाख 2019। तो इस तरीके से ये हो गया, इनको भी याद कर सकते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात की जाती है तो ये कब बना? 1950 में। दिल्ली 1956 में। लक्षद्वीप 1956 में। दादर नगर हवेली 1961 में। दमन एवं दीव 1962 में। पुदुचेरी 1966। चंडीगढ़ 1966। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों 2019 में ये केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए थे, या केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। ये हो गया। फिर उसके बाद में आप लेंगे दिल्ली एवं पुदुचेरी ही ऐसे 2 स्टेट हैं। यहाँ पर देखो, आपको थोड़ा सा करेक्शन करना। दिल्ली एवं पुदुचेरी के अलावा जम्मू JK, यानी JK, ये 2 की जगह ये हैं 3 ऐसे राज्य हैं जिनकी अपनी अभी तक, हालांकि जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई सरकार नहीं बनी है, अपनी कोई सरकार नहीं है। केवल दिल्ली और पुदुचेरी ही अभी तक ऐसे 2 राज्य हैं जहां पर खुद के विधानमंडल अपनी सरकार हैं। जम्मू कश्मीर में अभी विधानमंडल तो है, लेकिन वो चालू हालत में नहीं है। विधानमंडल अभी वहाँ काम नहीं कर रहा है, इसलिए अभी विधानमंडल नहीं है, तो वहाँ पर खुद की सरकार भी नहीं है। अभी वहाँ पर राज्यपाल हैं, लद्दाख में भी राज्यपाल हैं, जम्मू कश्मीर में भी राज्यपाल हैं, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का खुद का विधानमंडल नहीं है। वहाँ पर चुनाव हो जाएंगे, खुद का विधानमंडल हो जाएगा, उसके बाद में ये ऐसे राज्यों में शामिल हो जाएगा जिसकी अपनी सरकार रहेगी। अभी जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई सरकार नहीं है। इसके बाद आता है प्रत्येक यूटीज का मुख्य प्रशासक, मुखिया राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? प्रत्येक यूटीज का जो मुख्य प्रशासक होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि दिल्ली एवं पुदुचेरी का प्रशासक उपराज्यपाल होता है। क्या होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर कहलाता है। देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में भी उपराज्यपाल है। क्या है? उपराज्यपाल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों में। ठीक है। दिल्ली और पुदुचेरी के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो प्रशासक है वो है उपराज्यपाल है। इसके अलावा आप देख सकते हो, इसके अलावा यूटीज का प्रशासक, सब अन्य यूटीज का क्या होता है? प्रशासक। उपराज्यपाल नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको? प्रशासक। प्रशासक बोलते हैं, राज्यपाल नहीं बोलते हैं। दिल्ली यूटीज को, जो दिल्ली से केंद्र शासित प्रदेश है, उसको दिल्ली NCR देश, यानी नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है, या उसके नाम से जाना जाता है। उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है उसकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करता है। अगला आ गया CM तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। CM जो रहेगा, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। परंतु
सीएम जो वहाँ का मुख्यमंत्री, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। दिल्ली सरकार के मामले में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 10% है, न कि 15%। 2003 का काम वो है एक नियम जो संविधान संशोधन है, सॉरी, उसके में कहा गया है कि किसी भी राज्य की जो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी, जबकि दिल्ली के मामले में यह 10% है। यानी दिल्ली में टोटल सीटें कितनी है? 70। तो 70 का 10% कितना हो जाएगा? 70 का 10% हो जाएगा 7। तो वहाँ पे टोटल कितने मिनिस्टर रह सकते हैं? 7। यानी ये आ गया। दिल्ली में 10% है, अधिकतम संख्या कितनी है दिल्ली में? 10% है, नहीं कि 15। तो दिल्ली, इसका मतलब वहाँ पर अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? मुख्यमंत्री के सहित 7, यानी एक मुख्यमंत्री और 6 अन्य मंत्री हो सकते हैं। ये होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पब्लिक सर्विस कमीशन है, अनुच्छेद 315 से 323 तक इसके बारे में बताया गया है। इसके बारे में कब से कब तक बताया गया है? अनुच्छेद 315 से 323 तक इसके बारे में बताया गया है। पहला है यूपीएससी और दूसरा है स्टेट पीएससी। यानी पहला यूपीएससी और दूसरा क्या हो गया? स्टेट पीएससी। पहला यूपीएससी, दूसरा स्टेट पीएससी, ठीक है। इसको बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। और ये है अगला राज्य लोक सेवा आयोग। अब संघ लोक सेवा आयोग की यदि बात की जाए तो संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं 10 सदस्य, टोटल कितने होते हैं? 11। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 11। यानी एक अध्यक्ष हो गया और 10 सदस्य हो गए, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग जो पीएससी जो होती हैं, पीएससी जो होती हैं, उनमें एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं। सदस्य संख्या का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो वहाँ पर 10 सदस्य रखे, है ना, 10 सदस्य रखे, 5 रखे, कितने रखे, ये 8 रखे, 10 रखे, कितने रखे, ये सब राज्यपाल पर निर्भर करता है। जबकि इसमें अध्यक्ष एवं सदस्य, एक अध्यक्ष रहेगा और 10 सदस्य रहेंगे। ये हो गया। उसके बाद में ये अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति अगर करता है तो कौन करता है? अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसमें? संघ लोक सेवा आयोग में। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। अगला त्यागपत्र। तो त्यागपत्र की बात की जाए तो त्यागपत्र अगर देता है जो ये अध्यक्ष और सदस्य देते हैं संघ लोक सेवा आयोग के, तो वो राष्ट्रपति को देंगे। अगर राज्य लोक सेवा आयोग की बात आती है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य त्यागपत्र देंगे तो वो देंगे राज्यपाल को, क्योंकि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है, तो त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। अगर संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा है तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे रहे हैं वो। अगर इनको हटाने की बात की जाए, किसकी बात की जाए? हटाने की, तो हटाएगा कौन इनको? तो हटाने की यदि बात की जाए तो हटाएगा यहाँ इनको राष्ट्रपति, यानी संघ लोक सेवा आयोग में राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। अगर हटाने की बात की जाए इनको तो राज्यपाल केवल इसकी त्यागपत्र दे सकते हैं, राज्यपाल नियुक्त कर सकता है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों को, जबकि इनको हटा केवल राष्ट्रपति सकता है, न कि राज्यपाल। अब आयु की बात की जाए तो आयु 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये होगी। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगर बात राज्य लोक सेवा आयोग की जाए तो आयु 6 वर्ष या 62 वर्ष होगी। यानी यहाँ पर कितनी है? 62 वर्ष। यहाँ पे कितनी है? 62 वर्ष। और यहाँ पे कितनी है? 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। ये देखो, यहाँ 65 है, यहाँ 65 है और यहाँ पर 62 वर्ष है। जो भी पहले हो वो हो जाएगी राज्य लोक सेवा आयोग में, ये ध्यान रखना है। दूसरा है राष्ट्रपति को जो प्रतिवर्ष किए गए कार्यों को जो प्रतिवेदन देते हैं, तो ये प्रतिवेदन जो देंगे राष्ट्रपति को कार्य को, वो देंगे ये राष्ट्रपति को। यानी जो यूपीएससी है, यूपीएससी तो वो किसको देती है? यूपीएससी राष्ट्रपति को देती है। किसको? राष्ट्रपति को। अगर राज्यपाल और इधर पीएससी की बात की जाए तो ये किसको देती है? राज्यपाल को। अगर राष्ट्रपति जो भी कार्य करते हैं, ये जो रिपोर्ट सौंपते हैं, संघ लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा, जबकि इसमें राज्यपाल को सौंपेगा। अगला पॉइंट है इसमें राज्य को नियुक्ति, यानी सरकार को नियुक्ति एवं पदोन्नति से संबंधित नियुक्ति मामलों में सलाह यूपीएससी देती है। राज्य सरकार यदि सलाह लेती है, सरकार का मतलब है केंद्र सरकार। कौन सी है? केंद्र सरकार।
केंद्र सरकार को नियुक्ति पदोन्नति में जो संबंधी सलाह देती है वो यूपीएससी देगी। अगर राज्य सरकार को अगर सलाह देती है अध्यक्ष नियुक्ति एवं पदोन्नति मामले में तो वो राज्य सरकार को ये राज्य लोक सेवा आयोग देगा। अगर अध्यक्ष सदस्यों की पुनः नियुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये इधर ये और इधर ये पॉइंट, इसको आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो इसके बाद में अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति पुनः उसी पात्र पर नहीं हो सकती है। यानी आप यदि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य हैं तो आपकी जो नियुक्ति है वो पुनः उसी पद पर नियुक्ति के पात्र जो नियुक्ति है वो पुनः पात्र नहीं है। यानी पुनः उसी नियुक्ति उसी पद पर, यानी संघ लोक सेवा आयोग का यदि अध्यक्ष उस पद पर किसी पद पर नहीं रहेगा, यदि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है, लेकिन पुनः उसी पद पर यानी सदस्य नियुक्त नहीं हो सकता। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग में भी अध्यक्ष और सदस्य पुनः उसी पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं, यानी परंतु यूपीएससी के अध्यक्ष अथवा सदस्य बन सकते हैं। दूसरा इसमें क्या कंडीशन जोड़ी गई है कि ये यूपीएससी यानी अगर ये पीसीएस वाले हैं, ये पीसीएस जो राज्य लोक सेवा आयोग हैं, ये यूपीएससी के सदस्य अथवा अध्यक्ष बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट